उस घर की एक खिड़की हमेशा बंद रहती थी। न उसमें से आवाज आती थी, न रोशनी, सिर्फ एक सन्नाटा जो हर दिन कुछ कहने की कोशिश करता था। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस खिड़की के पीछे एक लड़की बस जी नहीं रही थी। वो एक सच को जिंदा रख रही थी। एक ऐसा सच जो जब सामने आया तो सब कुछ बदल गया। जयपुर के चंदपौल इलाके में एक पुराना हवेली थी, नंबर 7। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन अंदर का माहौल वो किसी थके हुए संस की तरह छुपा हुआ था। गर्मियों के दिन थे। धूप इतना तेज थी कि दीवारों से पिघली हुई यादें तपाकने लगती थी। उस घर में 3 लोग रहते थे। एक माँ, उसका बेटा और एक लड़का जिसे लोग कभी देखते न थे। पर्वती। मीना एक वर्धकिया विधवा था जो हमेशा साफ और सजे धाले कपड़ों में देखी जाती। उसकी आंखें जैसे किसी पुराना कहानी के पन्ने हो गए हो। हर सुबह वो तुलसी के पॉटेड प्लांट को पानी देत और फिर बर्तन धोत हो, जैसे हर काम में उसने कुछ भूलने की कोशिश छुपा रखी हो। उसका बेटा राहुल एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा लड़का था जो दिखावा करता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कमरा था जो हमेशा बैंड रहता था। ऊपर वाले कमरे में पर्वती था, एक सुनी सुनी सी लड़का जिसे कभी कभी खिड़की के पीछे से झांकते हुए देखा जाता था। उसकी आंखें बोलती थन, लेकिन उसकी ज़बान कभी किसी ने सुनी न है। पर्वती बहरी था। राहुल कहते थे कि वो उससे प्यार करता है, इसलिए उस घर के अंदर रखता है। लेकिन प्यार का एक ऐसी जंजीर था जो हर दिन ताला बैंड करते थे। हर शाम एक पुराना लोहे का ताला लगाया जाता था और पर्वती का दुनिया से संबंध सिर्फ एक छोटी सी खिड़की तक सीमित रहता। उस दिन जब जयपुर के बाजारों में आम के फलों की महक चल रही थी, घर के सामने वाले मकान में रहने वाली विमला देवा ने कुछ अलग देखा। खिड़की के पीछे पर्वती खड़ा था। उसकी आंखें भीग था। उसके हाथों में कुछ संकेत था, कुछ चाहत, कुछ घबराहट। विमला, जो अब एक वर्धाक्या औरत है, पर्दाड़ समझने में कभी कमी न रही, तुरंत एक पुराना नोटबुक निकालता है। उसने लिखा, तुम ठीक हो, और वो नोटबुक खिड़की की ओर उछाल दी। पर्वती ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। उस पल एक अजीब सी खामोशी छा गई। विमला के दिल में एक बेचैनी सी छुप गई थी। यह बस एक छोटी सी बात ना था। इस खिड़की के पीछे कुछ और था, कुछ भयानक, कुछ दिल को छू लेने वाला। रात भर विमला सो नहा पाए। उसके दिमाग में वही संकेत, वही भीग आंखें छा गए थे। अगले दिन राहुल टेरेस पर था, हंसती मुस्कुरात शक्ल, हाथों में जय। उसने नीचे झंका, विमला से मुस्कुरा कर पूछा, कैसी हैं आंटी? जैसे कुछ हुआ ही ना। उस रात पर्वती फिर से उसी कमरे में बंद हो गए, लेकिन इस बार उसने पहले से कुछ अलग लिख रखा था। क्या वो एक संदेश था? क्या वो सच बोलना चाहती थे, या सिर्फ किसी को बताना चाहती थे कि वो जिंदा है? मीना सब कुछ देखती थे, लेकिन कुछ बोलती न। घर के मंदिर में दिया जलाकर वो हमेशा पर्वती के लिए प्रार्थना करता। शायद वो कुछ समझता था, लेकिन बोलने का हिम्मत नहा करता था। हर सुबह उसकी आंखें कुछ और छुपा लेता। राहुल, जो बाहर लोगों के सामने प्यार करने वाला बेटा बनकर घूमता था, घर के अंदर एक कैद का तरह व्यवहार करता था, जैसे किसी पुराना चुकी हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो सच से बच रहा हो। कहानी के दरवाजे खुलने लगे हैं, लेकिन सब कुछ धारे धारे। जिस घर को लोग संस्कार और साधारण समझते थे, उस घर में सच बदलो जैसे मंदरा रहा था। पर्वती एक राज था, लेकिन सिर्फ राहुल के लिए नहा, बल्कि उस प्यूर गली के लिए। और विमला जानती था, ये कहानी अब चुप नहा रहेगी। खिड़कियों से रोशनी के साथ एक सच भी झांक रहा था। अगली सुबह कुछ अजीब था। धूप था, लेकिन गर्म हवा में कुछ बेचैनी घुली हुई था। विमला देवी ने अपनी छोटी सी खिड़की खोलकर उस तरफ देखना शुरू किया जहां से कल पर्वती ने इशारे की थे। लेकिन आज खिड़की बंद था। न कोई झंकता चेहरा, न कोई संकेत, सिर्फ एक पतली सी छाया और एक संकुचित सा सन्नाटा। कुछ देर तक विमला बैठे बैठे देखते रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर जैसे किसी ने अंदर से छुपकर कुछ धकेला हो, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा खिड़की के कोने से सरक कर नीचे गिरा। विमला का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो झट से उठी और हाथों में वो कागज ले लिया। वो एक पत्र था, पुराने कागज पर लिखा हुआ,
लेकिन हर अक्षर से दाढ़ टपक रहा था। लिखा था, मैं बाहर ना जा सकती, उसके पास चाबी है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर उस बात से है जो उस मेरे बारे में पता है। कृपया मेरी मदद करिए। उसकी लिखावट थोड़ा बिखरी हुई था, जैसे हर शब्द को लिखने में डर लग रहा हो। विमला ने उस पत्र को बार-बार पढ़ा। उसका मन अस्वस्थ हो गया। राहुल ने उस लड़की से प्यार का दावा किया था, तो फिर यह बंद दरवाजा क्यों? चाबी सिर्फ उसके पास क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, परवाती उससे किस बात का डर है? विमला के लिए यह एक साधारण सी पत्र नहा था, या एक पुकार था, एक घूमती आवाज जिसे किसी ने सदियों से दाबा रखा था। थोड़ी देर बाद राहुल छत पर दिखा। उसके हाथों में चाय थी और चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान। उसने नीचे झांक कर कहा, नमस्ते विमला आंटी, आज मौसम कितना प्यारा हाय है ना? विमला ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक कसक सी छुपी था। वो उस पत्र को जब में छुपा लेती है। राहुल नीचे जाता है और कुछ देर बाद एक हल्के से छनकने का आवाज आती है, ताले की। विमला घर के अंदर आकर पत्र को दोबारा पढ़ता है। हर शब्द उसके कान में गूंज रहा था। चाबी उसके पास है। या वाकई हमेशा उसके मन में गूंजता रहा। उसे याद आया कि पहले कभी परवाती को घर के बाहर अकेली नहीं देखा गया था, और जब राहुल उसके साथ होता तब भी उसकी आंखों में एक दर्द होता, एक छुपी हुई पीड़ा। क्या यह सब प्यार के नाम पर था, या किसी राज को छुपाने का जरिया? रात के खामोश लम्हों में विमला ने खिड़की के समान आने वाली दीवार को घुरा। अंदर कहीं ढूंढने पर उसने अपनी पुराना डायरी निकल। उसने उसमें लिखा, या घर कुछ छुपा रहा है। परवाती बोल नहा सकती, लेकिन उसके पत्रा चिल्ला रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। यह उसकी पहली बार था जब उसने किसी और के लिए इतना भर अपने दिल पर लिया। शायद उसका अपना पास्ट भी उसमें झलक रहा था। अगले दिन परवाती फिर से खिड़की पर दिखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ना मुस्कान, ना आंखों में रोशनी, सिर्फ एक थका हुआ देह था जो बस एक संकेत बना रहा था। उसने अपने हथों से कुछ लिखा, हवा में। विमला ने उसे समझने का कोशिश का, लेकिन इस बार संकेत ज्यादा स्पष्ट न थे। शायद राहुल को शक हो गया था। शायद परवाती अब और खतरे में था। उसी दिन शाम को मीना राहुल के कमरे में गए। उसने धीरे से पूछा, बेटा, परवाती बहुत शांत रहती है, सब कुछ ठीक तो है ना? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, वो बस कुछ लोगों से घबराती है, बाहर की दुनिया उसे समझेगी नहीं। मीना चुप हो गए, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का चिंता को छुपा न पटाए थे। क्या उसने कुछ महसूस किया, या फिर वो भी उस राज का हिस्सा था? इस अध्याय में दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन पत्र खुलने लगते हैं। एक छोटी सी लड़की एक पत्रा के माध्यम से अपनी कहानी सुनाने लग है, और एक पड़ोसी जिसने सिर्फ चाय पिलाना था, अब उस कहानी का एक अहम हिस्सा बन गए हुए हैं। अब हर दिन नया पत्र ला सकता है, हर बात एक नया राज खोल सकती है, और हर छोटी सी हरकत एक बड़ की शुरुआत हो सकती है। घर नंबर 7 के अंदर सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी। मंदिर में दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ भी जैसे छुप छुप कर कान लगा रही थी। मीना सेफ्ट सड़ी में बिना किसी आवाज के मंदिर के सामने बैठे बैठे तुलसी के पत्ते झाड़ रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर वो शांत नहा थी जो अक्सर लोग उसमें देखते थे। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ कसक था, जैसे कोई पुराना दाग उस धूप से निकालकर उसकी आंखों में भटक रहा हो। मंदिर के बाद मीना ने घर की सफाई शुरू का, जैसे हर रोज करता थी, लेकिन जब उसने पुराना अलमारी के पाछले हिस्से में हाथ डाला तो उसका स्पर्श कुछ ठंडा लगा। एक फोटो फ्रेम था, उल्टा रखा हुआ, धूल से ढका। मीना ने उसे उठाया और अपने अंछाल से साफ करने लगी। फ्रेम में एक फोटो था, लेकिन एक कोना फाटा हुआ था। फोटो में एक औरत था, गहने पहने हुए, गले में एक नीला मोतियों का हार, लेकिन वो ना तो मीना था और ना ही परवती। आंखों से लगता था वो इस घर का एक भूला हुआ हिस्सा थी। उस दिन दोपहर विमला ने मिठाई बनाए, शुद्ध घी के लड्डू। बहाने से वो मीना के घर आ गए। बस कुछ मीठा बंटने का मन हुआ, उसने कहा। मीना ने हमेशा कर्ज तरह मुस्कुराकर दरवाजा खोला, लेकिन आंखें थका हुई थीं। किचन में चाय बनाते वक्त विमला ने पूछा, परवती दिख नहीं रहा, सब ठीक तो है?
मीना ने बस एक हल्का सा मुस्कान दिया। वो थोड़ी शर्मीली है। राहुल उसे ज्यादा लोगों के सामने लाना नहीं चाहता, करता है उससे बचाना। लेकिन उस वक्त जब मीना ने चाय सर्वे का, उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसकी मुस्कान में वैसा दम नहा था जैसे पहले होता था। वो छोटी छोटी बातों में नजर चुरा रही थी। विमला ने देखा, उसके बगल में एक अलमारी खुला थी, जिसमें एक फ्रेम फिर से अंदर घुसा हुआ दिखा। शायद वही फोटो। लेकिन मीना ने उस बात को उठने नहीं दिया। आजकल राहुल कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया है, केस संभाल रहा है। पर्वती उसके साथ खुश है, मीना ने कहा। लेकिन उस वकी के अंतिम हिस्सों में विश्वास की कमी थी। विमला ने मन ही मन सोचा, यह कहानी कुछ ज्यादा गहरी है। उसने एक नजर खिड़की की तरफ डाल जहां से पर्वती पत्र भेजती थी। उस दिन से वो खिड़की बंद थी। न कोई संकेत, न कोई मुस्कुराहट। घर में एक अदृश्य सा बोझ था, जैसे सब कुछ समाप्ता न शुरू हो रहा हो। विमला ने अपनी मिठाई की टोकरी मीना को दी, लेकिन जाते वक्त कहा, अगर कभी बात करने का मन हो, मैं वही हूं, पीछे वाली खिड़की के सामने। उसी रात मीना ने वो फोटो फ्रेम फिर से उठाया। उसने उसे अपने घुटनों पर रखा और कुछ देर उस औरत को देखता रही। तुम्हारे साथ क्या हुआ था, सविता? उसने धीरे से पूछा, जैसे दीवार उसके जवाब दे सकती हो। उसकी आंखों से आंसुओं की एक पतली धार बहने लगी। सविता, वो नाम फोटो के पीछे लिखा था। क्या वो पहली लड़की था जिसे राहुल घर लाया था, या कुछ और? मीना ने फोटो को वापस अलमारी में नहा रखा। उसने उसे तकिए के नीच रख दिया, जैसे अब उसे छुपाना बेकार था। कप्तों के बीच छुपा हुआ यह राज अब दीवार पर हाथ रख कर सुना जा रहा था। पर्वती, सविता, मीना, राहुल, सब अपने अपने भूतों से जूझ रहे थे। लेकिन किसी ने अब तक सच बोलने का हिम्मत न हाका। घर की हर एक वस्तु, एक एक फोटो, एक एक लेन्हा, एक एक डायरी, एक कहानी छुपा के बैठी है। और उस कहानी के पन्ने अब धीरे धीरे पलट रहे हैं। लेकिन किसने पलटा, यह अब तक एक राज है। चांदपोल की गलियों में उस दिन कुछ अलग सा हुलचुल था। दोपहर के करीब एक काला जीप मोहल्ले के एक मोड़ पर आकर रुका। घर नंबर 7 के सामने कोई गाड़ी कभी रुकती नहीं थी, इसलिए विमला देवी ने तुरंत अपने पर्दे के कोने से झांक कर देखा। जीप से एक गाढ़ा सेफ्ट कुर्ता पजामा में सीधी रीढ़ वाली पुरुष उतरा। उसका चेहरा कठोर था, आंखें जैसे किसी की कमजोरी ढूंढ रही हो। उसके हाथों में एक फाइल था और पैरों में चमकते जूते। उसका नाम किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन सब समझ गए। वो धर्मवीर था, राहुल का पिता, एक रिटायर्ड न्यायाधीश। एक भूल चुका गया नाम, जो फिर से घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी प्रत्येक चाल में एक तकरार थी, जैसे यह घर उसके अधिकार का हिस्सा हो, लेकिन उसी में उसके लिए नफरत छुपी हो। जैसे ही उसने गाटे खोला, मीना ने तुरंत सारी छोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। आंखों में ना तो सरप्राइज था, न स्वागत, सिर्फ पुरानी पीड़ा जिसे आवाज भी नहीं मिलती। तुम बिना बताए आए हो? मीना ने पूछा, लेकिन उसका सुर कुछ ज्यादा हैथंदा था। धर्मवीर ने बस एक आंख उठाई। ये घर मेरा भी हुआ करता था। उसकी आंखों ने राहुल को ढूंढा, लेकिन राहुल घर में नहीं था। तभी एक क्षण भर के लिए पर्वती ने ऊपर की बलकोन से झांक लिया। उस छोटी सी झलक ने सब कुछ बदल दिया। धर्मवीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने उस लड़की को पहचान लिया, या कम से कम उसके छावी ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। उसने तुरंत अपनी नजार मोड़ ली, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गईं। मीना ने उस पल को महसूस किया। उसकी सांसें रुक गईं। और ऊपर पर्वती ने छुप कर खिड़की बैंड कर ली, जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। उस रात विमला ने फिर एक छोटा कागज अपनी दीवार के नीचे से उठाया, लेकिन इस बार लिखा था, वो आ गया, उसने मुझे देखा, अब वो फिर से सब मिटाना चाहेगा। यह पत्र पहले से ज्यादा तेजी से लिखा गया था। हर अक्षर में घबराहट थी। विमला का हाथ कांप गया। क्या पर्वती उस जज को जानती है? उसने सोचा। और अगर जानती है, तो उसके बीच क्या था जो उसे यह डर लगता है? मीना ने रात में राहुल से पूछा, तुम्हारे पिता यहां क्यों आए? राहुल ने बिना आंख मिलाए कहा, कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखाने आए थे। बातों में पर्वती का जिक्र भी नहीं हुआ। मीना ने उसका झूठ पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक ऐसा विरम था जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। पर्वती के कमरे के बाहर से गुजरती हुई
उसने बस इतना कहा, डर मत, मैं हूं। लेकिन क्या परवाती को विश्वास था? अगले दिन राहुल घर पर नहीं था। धर्मवीर फिर से आया, इस बार बिना किसी जीप के। सीधा अंदर चला गया। मीना ने दरवाजे पर रोकने की कोशिश की। वो यहां नहीं है, उसने कहा। धर्मवीर ने ठंडे सुर में जवाब दिया, पर मैं देखना चाहता हूं कि राहुल किसके साथ रह रहा है। उसके कदम सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। मीना के हाथ कांप रहे थे, पर उसने दरवाजा पकड़ लिया। तुमने एक बार उसे दुनिया से छीन लिया था, अब फिर से नहीं। पर धर्मवीर ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक कड़ी नजर मीना पर डाली और वापस चला गया। लेकिन उसकी आंखें कह गई कि कहानी अब समाप्त नहीं हुई है। उस दिन के बाद परवाती ने कोई पत्र नहीं भेजा। सिर्फ एक बार खिड़की से एक कपड़ा लटकता दिखा, जिसमें एक छोटी सी मूर्ति बंधी थी। विमला समझ गई, उसका अर्थ था, मैं इंतजार कर रही हूं। घर नंबर 7 अब एक मनभंदर बन गया था। हर एक इंसान अपने अंदर कुछ छुपा कर चल रहा था। धर्मवीर, जो लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित जज रहा था, अब एक पुराना राज बन चुका था। मीना, जिसे सब समझते थे कि सब कुछ जानकर भी चुप है, अंदर से एक तूफान की तरह उबल रही था। और पार्वती, वो लड़की जिसे सब बहरी समझते थे, वो सबसे ज्यादा सुन रही था। हर कदम, हर सन्नाटा। घर नंबर 7 में कुछ दिनों से सन्नाटा और गहरा हो गया था। पार्वती की खिड़कियां बंद थी। न कोई पत्र, न कोई संकेत। विमला देवी की नींद उड़ चुकी थी। पर एक सुबह, जब वो अपने तुलसी के गमले में पने दे रही थी, तब उनके दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी पोतली अंदर धकेली गई। अंदर था एक कपड़े में लिपटा हुआ सामान। जब विमला ने उसे खोला, तो एक सफ नई नोटबुक निकली और एक छोटी सी चिट्ठी। ये मुझे आप तक पहुंचाना थी, कृपया सुरक्षित रखिएगा। उस नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं पार्वती हूं और मैं सच लिखने जा रही हूं, पहली बार। हर पन्ना धीरे धीरे एक कहानी बन गया। पहले कुछ सामान्य बातें थीं। उसकी माँ का नाम सुनीता, उसका बचपन एक छोटी बस्ती में, जहां मिट्टी के घर थे और लोगों के चेहरे थकावट से भरे हुए। लेकिन फिर एक विशेष दिन का जिक्र था। माँ को एक दिन अदालत ले जाया गया। उनके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। पार्वती ने लिखा कि उस दिन उसने पहली बार एक उचित पोशाक में बैठे आदमी को देखा था। उनकी आंखें कठोर थी और उन्होंने माँ के बारे में कहा था, यह स्त्री समझ के योग्य नहीं है, बच्ची को इसके साथ रहने का अधिकार नहीं। पार्वती ने उस वाक्य को अंडरलाइन किया था। उस दिन मुझे माँ से अलग कर दिया गया और कुछ साल बाद मुझे एक दूसरे घर भेज दिया गया। विमला ने पढ़ते पढ़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पंक्तियां तो दिल को चीर देती हैं। किडरनों में आगे लिखा था, मैं कभी नहीं भूल सकती उन आंखों को। उन्हीं आंखों को मैंने फिर से देखा, इस घर के गेटे के बाहर एक सेफ्ट कुर्ते में। विमला का हाथ थामा। उसने समझ लिया कि पार्वती ने धर्मवीर को पहचान लिया था। मैं उसकी बेटी हूं, उसने लिखा, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक धब्बा। मैं उसकी गलती हूं, जिसे वो दोबारा कभी दिखना नहीं चाहता था। पर मुझे पता चल गया, मुझे सब याद आ गया, और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस कदरनों में राहुल का भी जिक्र था, लेकिन उस अंदाज में नहान, जैसा कोई प्रेम कहानी लिखता है। पार्वती ने लिखा, राहुल ने कभी मुझे जालिम बन कर नहीं कैद किया। शायद वो खुद भी किसी चक्रव्यूह में फंसा है, लेकिन वो जानता नहीं कि मैं कौन हूं। अगर जानता तो शायद मुझसे प्रेम ना करता, या शायद कभी बैंड कमरे का ताला खोल देता। ये शब्द विमला के लिए सबसे भारी थे। राहुल, वो लड़का जो दिखावा करता था कि प्यार करता है, लेकिन सच्चाइयों से अनजान था। उस रात मीना ने छुप कर वो नोटबुक विमला के घर में देख ली। दरवाजे के पीछे से जब विमला पढ़ रही थी, मीना ने छुप कर एक पंक्ति पढ़ी, वो मुझे पहचान गई थी पहले दिन ही। मीना का चेहरा सूख गया। वो अंदर चले गई और पुराने कपड़ों के डब्बे में से एक चिट्ठी निकाली, जो सालों पहले उसने लिखी थी, लेकिन कभी भेजी नहीं। उस चिट्ठी में लिखा था, सुनीता, मुझे माफ करना, मैं कभी तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो पाई। सुबह मीना ने अपनी सिलाई मशीन निकाली, एक सेफ्ट रुमाल उठाया और उस पर नीले धागे से कुछ बोरदर करने लगी। धीरे धीरे उसने नाम सिलना शुरू किया, सुनीता। हर तार के साथ
जैसे उसका अपमान सिलता जा रहा हो। जब रुमाल तैयार हुआ, मीना ने उसे फोल्ड किया और बिना कुछ कहे पर्वती के कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका दिया। अंदर से एक हल्की सी सही सी हंसी आई, आंसुओं में डूबी हुई लेकिन जीतने वाली। पर्वती ने रुमाल को छूकर आंखों से लगाया। उसने उसी नोटबुक में एक नया पन्ना खोला और लिखा, मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन से विमला ने हर रात एक दिया जलाकर उस नोटबुक के पन्नों को पढ़ना अपनी जिम्मेदारी समझ ली। अब यह कहानी सिर्फ पर्वती का नहीं थी। मीना का पछतावा, राहुल का सच से भागाव और धर्मवीर का दर्दनाक राज, सब कुछ उस नोटबुक के हर पन्ने में गुंथ गया था। और सबसे गहरी बात यह था, पर्वती की कहानी अब सिर्फ एक बहरी लड़की की पुकार नहीं था, वो एक समझ का तमाचा बन गई थी। एक छोटी आवाज जो अब इतनी तेज हो गई थी कि उससे कोई अंखंधा बनकर नहीं देख सकता था। जयपुर की गर्मी अब धीरे धीरे अपने चरम पर थी। घर नंबर 7 के ऊपर वाले कमरे में बैंड खिड़कियों के पीछे पर्वती का चेहरा अब ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस दिन सुबह जब विमला अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, उसने कुछ चमकता हुआ नीचे गिरते देखा। एक छोटी सी नीली कांच की चूड़ी थी, पर कुछ अलग थी। उसके अंदर से एक पतला कागज का टुकड़ा बाहर निकला। उस पत्रा में लिखा था, वो नहीं जानता मैं कौन हूं, लेकिन उसकी मां ने मुझे पहले दिन ही पहचान लिया था। विमला का हाथ कांप गया। उसने कागज को संभालते हुए आसपास देखा। पर्वती की खिड़की एक बार फिर बैंड थी। उस चूड़ी के अंदर संदेश छुपाने की काला ने उसे हिला दिया। इतना दर्द, इतनी समझदारी, एक बहरी लड़की में इतनी गहराई। उसने तुरंत पत्र को डायरी में चिपका दिया। लेकिन सवाल अब और गहरे हो गए थे। मीना ने पर्वती को पहचान लिया था। कब और क्यों चुप रही? उसी दोपहर मीना चुपचाप ऊपर के कमरे में गई। राहुल बाहर गया हुआ था। उसने दरवाजे पर थोड़ा रुककर अंदर नॉक किया। दरवाजा तो बैंड ही रहता था, लेकिन उस दिन उसने छवि से ताला खोला। पर्वती डर से थोड़ा पीछे हट गई। मीना ने देखा, पर्वती एक रुमाल में कुछ लपेट रही थी, तो शायद नए पत्र बनाने के लिए। उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम लिख रही हो ना? पर्वती ने हाँ में सिर हिला दिया। आंखों में एक संकुचित सी चमक थी। मीना उसके पास बैठे। कई मिनटें दोनों में सन्नाटा रहा। फिर मीना ने अपनी मुट्ठी से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली। एक पुराना फोटो का टुकड़ा उसमें बैंड था। उसने वो पर्वती को दिया। यह तुम्हारी मां थी, मीना ने कहा। मैं उसे जानती थी और पहले दिन से जानती थी कि तुम उसकी बेटी हो। पर्वती की आंखें भरी गई। उसने फोटो को होठों से लगाया, जैसे कोई तस्वीर नहीं, एक जिंदा तसल्ली हो। और मीना, जो इतने साल तक सिर्फ देखती रही, उस दिन बोल गई, मैं डर गई थी, धर्मवीर से, राहुल से, सबसे, लेकिन अब नहीं। यह पल था जहां दोनों औरतें, एक मां जैसी और एक छोटी लड़की, अपने अपने डर के खिलाफ एक दूसरे का हाथ थाम चुकी थी। मीना ने कहा, मैं चाहती थी कि राहुल तुमसे दूर रहे, लेकिन उसने तुमसे प्यार किया, बिना जाने कि तुम कौन हो। शायद उसके लिए तुम सिर्फ एक लड़की थी, लेकिन मेरे लिए तुम तुम्हारी मां का दर्द हो। पर्वती ने मीना का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उस कमरे में सिर्फ ताला नहीं, एक रिश्ता भी खोला। नीश, विमला अपने आंगन में बैठे सब कुछ महसूस कर रही थी। उसने देखा कि ऊपर की खिड़की से पहली बार एक सेफ्ट कपड़ा लटक रहा था, रुमाल जिसमें नीला धागा से कुछ लिखा हुआ था। उसने आंखें पतकी और अंदर चली गई। शायद उसे पता था कुछ बदलने वाला है। शाम को राहुल घर आया। हर रोज की तरह उसने पर्वती के कमरे का ताला चेक किया, लेकिन इस बार अंदर से मीना ने दरवाजा बैंड किया था। आज उसका कमरा बैंड नहीं होगा, मीना ने कहा। राहुल थोड़ा घबराया। क्या हुआ मां, तुमने ताला क्यों नहीं लगाया? मीना ने जवाब दिया, वो घर की बहू है, बंदी नहीं। राहुल ने पहली बार मां की आंखों में एक अलग रोशनी देखी, जो सालों तक छुपी थी। उस रात पर्वती ने अपने नोटबुक में लिखा, आज मीना मां बन गई। शायद दुनिया में रिश्तेदार बनने के लिए रक्त का मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी एक हाथ का थपथपाना भी मां का स्पर्श देता है। वही नोटबुक अब गहरा होता जा रहा था। एक ऐसी गाथा जो सिर्फ एक बहरी लड़की की नहीं थी। यह उन सब औरतों की कहानी थी जो चुप रही, सह गई, लेकिन जब बोली तो दुनिया को झुकना पड़ा। मीना उस रात को सो नहीं पाई। पर्वती के आंखों में देखी हुई तस्वीर उसके दिमाग में बार बार लौट रही थी। एक छोटी लड़की जो अपने हाथों से मां की तस्वीर को छुप छुप कर चूम रही थी, जैसे उस स्पर्श में कुछ बचा हो अब।
भी। सुबह होने से पहले मीना उठी और सीधे अपने कमरे के पुराने अलमारी तक गई। अलमारी के नीचे, कपड़ों के डब्बे के नीचे, एक छोटी सी लकड़ी की संदूक थी। बहुत पुरानी, मिट्टी से सुनी, लेकिन उसमें सालों से छुपा सच था। संदूक खोलते ही एक पुरानी खुशबू निकली, पुरानी चिट्ठियों की, यादों की। अंदर दे कुछ पुराने पत्र, पीले पड़ चुके, कुछ फेते हुए। हर पत्र के कोने पर एक ही नाम लिखा था, सुनीता। मीना ने एक एक करके उन पत्रों को निकाला और पढ़ती गई। मैं जानती हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझे हिम्मत नहीं हुई कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में बोलने की। धर्मवीर ने मुझे भी डांट दिया है, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं खुद से शर्मिंदा हूं। हर लाइन मीना के दिल पर छुरी की तरह चल रही थी। ये पत्र कभी भेजे ही नहीं गए। हर एक पत्र उसने लिखा, लिपटा और फिर खुद ही दबा दिया। शायद समझ के डर से, या शायद इसलिए क्योंकि उसने सोचा था कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अब वो वक्त लौट कर आया था, परवाती के रूप में, उस लड़की के रूप में जिसे वो बचपन से जानती भी थी और अनजाना बनाकर उसी घर में रखा भी। आज मीना को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ धर्मवीर से नहीं, सुनीता से भी विश्वासघात किया। वो तुरंत सिलाई मशीन के पास गई, एक सेफ्ट रुमाल निकाला जिसे वो कभी शादी के फंक्शन के लिए संभाल कर रखी थी। उसने नीला धागा चुना, वही रंग जो सविता के हार में था, जिसकी फोटो उसने राहुल से छुपाकर अलमारी में डाल दी थी। धीरे धीरे हर तार में मीना ने नाम सिलना शुरू किया, सुनीता। उसका हाथ कांप रहा था, आंखें भरी थी, हृदय कता हुआ था, लेकिन मीना की छुपी हुई पश्चाताप की आवाज उस रुमाल में सिलती जा रही थी। 2 घंटे बाद जब रुमाल तैयार हुआ, मीना ने उसे फोल्ड किया और बिना कुछ कहे ऊपर के कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका दिया। परवाती ने अंदर से रुमाल उठाया और तुरंत समझ गई। रुमाल को हाथों में लेते ही उसने आंखें बैंड की और उस मोमेंट को महसूस किया जैसे उसकी मां ने कहीं से उसका हाथ थम लिया हो। रुमाल के अंदर एक और पत्र भी था, मीना के हाथों से लिखा हुआ, मुझे माफ करना। मैं कभी तुम्हारी मां की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। परवाती ने वो पत्र अपने डायरी में चिपका दिया। उसने एक नई एंट्री लिखी, यह घर जहां एक समय सिर्फ ताले बनते थे, अब जहां रुमाल सिलते हैं। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद हर औरत में एक मां छुपी होती है, और जब वो मां बन जाती है, तब वही घर जहां सिर्फ दाढ़ था, एक आश्रय बन सकता है। उसी दिन मीना ने वो सारी चिट्ठियां एक छोटी सी लकड़ी की पेटी में रखी, साथ में रुमाल और पर्वती की डायरी का एक फोटोकॉपी। फिर उसने उस पेटी को आखिरी बार बंद किया, लेकिन इस बार उसने उसे अलमारी में नहीं रखा। उसने वो पेटी उठाई और चलती गई सीधे विमला के घर। दरवाजा खोलते ही मीना ने कहा, ये सब तुम्हारे पास रख दो, सही वक्त आने पर इसे दुनिया के सामने लाना होगा। विमला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पेटी लेकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में समझ था रहा, अब सच छुपाने का वक्त चला गया है। रात में राहुल घर लौट आया। परवती ने उसे मिलने से मना कर दिया। जब राहुल ने पूछा क्या हुआ, तो मीना ने कहा, वक्त आ गया है कि तुम अपने पिता से पूछो कि तुम किस घर में बढ़ रहे हो। तुम सिर्फ एक पुत्रा नहीं हो, एक विरासत हो, और कभी कभी विरासत सिर्फ जैसे मिलती है वैसी ही स्वीकार नहीं की जाती, कभी कभी उसे सुधारना पड़ता है। उस रात परवाती ने डायरी में लिखा, मैं छोटी थी जब मुझे मां से अलग किया गया। मुझे लगा था एक दिन मुझे अपना सच ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा सच मेरे सामने था, रुमाल की तारों में और एक औरत के आंसुओं में जिसे सब लोग शांत कहते हैं, पर जो अंदर से एक तूफान है। अगली सुबह घर नंबर 7 में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मीना ने जैसे ही मंदिर में दिया जलाकर आंखें उठाई, उसकी नजर सीधे उस दीवार पर गई जहां कभी धर्मवीर का फोटो लटकता था। अब वो वहां नहीं था, उसका फ्रेम गायब था। मीना कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। शायद उसने समझ लिया था किसी ने बस एक फोटो नहीं, एक पूरी विरासत की दीवार हिलाई है। जब राहुल ने देखा कि फोटो नहीं है, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मां, मेरे पिता का फोटो कहाँ गया? उसने पूछा। मीना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जो चेहरे अपने परिवार से मुंह मोड़ लें, उनकी जगह सिर्फ यादों में होती है, दीवारों पर नहीं।
राहुल का गुस्सा भड़क गया। यह फैसला आपका कैसे हो गया? आप मुझे समझा रहे हो या मुझे उनसे अलग कर रहे हो? मीना चुप रही। उसके चेहरे पर एक कठोर शांति थी, जैसे उसने कई साल बाद अपने आप को पहचाना हो। उसी दिन शाम को राहुल ने प्रवाती को खिड़की के पास खड़े देखा। वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ बाहर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो या किसी अनजानी आवाज का इंतजार कर रही हो। राहुल ने नीचे से चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किससे बात कर रही हो? पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पत्रा नीचे गिरा दिया। राहुल ने पत्र उठाया। लिखा था, तुमने मुझे इसलिए बंद किया क्योंकि तुम डर गए थे, लेकिन बैंड करके तुमने मुझे और दूर कर दिया। पत्र का हर शब्द राहुल के घमांड पर छुरी की तरह चला। उसने खिड़की के तरफ देख कर चिल्लाया, तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई। तुम मुझे गलत साबित करने पर लगी हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या मुझे तोड़ना चाहती हो? पार्वती ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ खिड़की के पर्दे बंद कर लिए। और पहली बार राहुल ने खुद को बाहर महसूस किया, उस घर के, उस रिश्तों के, और शायद खुद के भी। उस रात राहुल ने दरवाजे के सभी ताले दोबारा चेक किए। उसकी चाबी हमेशा जैसे एक विश्वास का प्रमाण होती थी, लेकिन अब उसी ताले से डर लग रहा था। हर आवाज पर वो छौंक जाता, हर कदम पर, जैसे कोई उसका सच उसके सामने रखने वाला हो। उसने मीना से पूछा, आपको लगता है पार्वती मुझे छोड़ देगी? मीना ने सिर्फ इतना कहा, तुमने उसे सिर्फ बंद किया, कभी समझा नहीं। समझ होती तो आजादी देते, बंदिश नहीं। पार्वती कमरे के अंदर बैठी अपने हाथों से डायरी का एक नया पन्ना लिख रही थी। राहुल मुझे समझने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा मुझे एक कश्ती की तरह छुपा के रखना चाहता था। शायद उसने कभी नहीं समझा कि एक कश्ती समुंदर के लिए बनी होती है, नहीं किसी झील के कोने में बंद करने के लिए। उसकी लिखावट अब पहले से ज्यादा निश्चित थी, हर शब्द जैसे उसकी आजादी का ऐलान था। विमला ने वो पत्र पढ़ा जो राहुल ने फेंक कर नीचे गिराया था। उसने डायरी में नोट किया, अब यह लड़की किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं, किसी की कहानी बनने के लिए तैयार है, और हर कहानी को सही समय पर सुना जाना चाहिए। उसने मीना को बुलाकर कहा, वक्त आ गया है कि दुनिया को तुम्हारे घर का सच पता चले। मीना ने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो डर से नहीं, सच से जीना चाहती थी। उस रात मीना ने पार्वती के कमरे में जाकर उसे एक रुमाल दिया, जिसमें एक छोटी सी चाबी सिली हुई थी। यह चाबी अब तुम्हारी है, तुम जब चाहो इस कमरे का दरवाजा खोलो, बैंड नहीं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, एक नई शुरुआत के थे। उसने मीना का हाथ पकड़ कर लिखा मां, और मीना ने बिना कुछ कहे उसका माथा चुम लिया। नीचे राहुल अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसके सामने उसके पिता का फोटा था, जिसे उसने अलमारी से वापस निकाल कर रख दिया था, लेकिन इस बार उसने उसके नीचे एक पत्र चिपकाया। आपने उससे छुपाया, मैं उसे बंद किया, लेकिन अब ना आप कहते रहेंगे ना मैं, अब सिर्फ वो बोलेगी। 2 दिन बीत चुके थे जब राहुल ने पार्वती के हाथों से गिरता हुआ पत्र उठाया था। तब से लेकर घर नंबर 7 में एक अजीब सी छुपी छुपी सी तकरार चल रही थी, न पूरी लादाए न पूरा सन्नाटा। लेकिन उस शाम सब कुछ फिर से हिल गया, जब दरवाजे के नीचे से एक मोती सी लिफाफा अंदर गिरा। सेफ्ट कागज, गोल्डन लिखे, और ऊपर लिखा था, न्यायाधीश धर्मवीर मिश्रा के नए कार्यालय के उद्घाटन पर आपको आमंत्रित किया जाता है। गेस्ट ऑफ ऑनर राहुल मिश्रा। मीना ने जैसे ही पत्र उठाया, उसके हाथ थिर गए। उसने लिफाफा खोला और एक एक शब्द पढ़ती गई। धर्मवीर ने राहुल को अपने नए ऑफिस का मुखिया छाया बना दिया था। एक तरह से अपनी विरासत का वर्णन और छुपा हुआ एक शार्ट, जो मेरी इज्जत संभाले, मैं उसका भविष्य बना देता हूं। मीना ने बिना सोचे समझे इनविटेशन को फर्श पर पटका और यूं से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। वो सिर्फ बेटा नहीं, इंसान भी है। तुम्हारे जैसे नफरत के कारखाने में मैं उसका विकल्प बनने नहीं दूंगी। शाम को राहुल घर आया तो उसने फर्श पर पत्रे के टुकड़े देखे। उसने गुस्से से पूछा, ये किसने किया? मीना ने ठंडे लेकिन कठोर सुर में कहा, मैंने। तुम्हें इज्जत मिल रही है या एक जाल में फिर से उलझाया जा रहा है? इस बात को समझने में जितना समय लोग लेते हैं, उतने में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। राहुल कुछ कह नहीं पाया।
पहली बार माँ के शब्द उस पर भारी पड़ रहे थे। उस रात जब राहुल अपने कमरे में गया तो उसके तकिए पर एक रुमाल रखा हुआ था, उसी रुमाल की तरह जिसमें मीना ने पर्वती की माँ का नाम सिला था। लेकिन इस बार रुमाल के अंदर एक चिट्ठी थी, पर्वती की लिखी हुई। मुझे पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम जानते हो तुम कौन हो। अगर नहीं तो ये रुमाल रखो, जब सच समझ आ जाए तब लौटा देना। उस पत्र के साथ एक और वस्तु थी, एक पुराना फोटो जिसमें एक महिला कंधे तक अंचल में, आंखों में अपमान और गाले में नीला हार पहने हुए खड़ी थी। उसके बगल में एक आदमी था, धर्मवीर, और नीचे एक हाथ पकड़े छोटी सी लड़की पर्वती। राहुल की सांसें थम गई। यह तस्वीर किसने खींच और माँ ने क्यों कभी नहीं बताया? मीना ने जब देखा राहुल तस्वीर को घूर रहा है तो उसने कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता के खून की लांछन है। तुम्हारे पिता ने उसकी माँ को अपमान किया, कोर्ट में यूं से गिराया और फिर सब कुछ भूल गया, और तुम यूं प्यार कर बैठे। राहुल ने आंखें झुका ली। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? उसे कह दूं कि मैं एक ऐसे घर का हिस्सा हूं जिसमें उसे सिर्फ बैंड करके रखा जा सकता है? मीना ने धीरे से बोला, नहीं, उसे कहना कि तुम अब बंद कमरा नहीं, एक खुला दरवाजा बनने को तैयार हो। 2 दिन बाद धर्मवीर के ऑफिस के उद्घाटन का दिन था। राहुल ने तैयारियां शुरू कर थन, लेकिन अंदर से वो बिखर चुका था। उसने पर्वती को नहीं बताया कि वो जा रहा है, लेकिन पर्वती जानती थी। उसने विमला के माध्यम से एक पत्र भेजवाया। इस बार विमला के हाथ एक बड़ी पेटी थी, जिसमें डायरी का एक नकल, रुमाल और सभी पत्र थे जो मीना ने कभी सुनीता के लिए लिखे थे। विमला ने मीना से कहा, मैं समय देखकर इसे उद्घाटन में पहुंचा दूंगी, सही वक्त पर, सही जगह पर। जब सब आंखें झुकी होती हैं, तब सच सबसे ऊंचा होता है। पर्वती ने अपनी डायरी में उस रात लिखा, वक्त आ गया है। सब कुछ बहुत दर्द के साथ जोड़ा गया था। अब सच को एक बार तूत कर बिखरना होगा, ताकि नए सिर से जुड़ सके। जयपुर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर सोमवार को भजन होता था और जहां मंदिरों के बीच में लोग अपना दुख दर्द भगवान के चरणों में छोड़ आते थे। लेकिन इस बार उस मंदिर में ना तो भजन था, ना पूजा। उस दिन मंदिर के अंदर और अंगा में कपड़े के बड़े बड़े कैनवस लटकाए गए थे, और उन कैनवसों पर थे रंग, चेहरे, आंखें और कुछ कहानियां जो कभी बोली नहीं गई थीं। उस दिन पर्वती ने अपना सच सबके सामने रखने का फैसला किया था। ब्रश और रंग के माध्यम से मंदिर के अंदर लगाई गई एक पेंटिंग में एक छोटी सी लड़की थी, जिसे एक औरत गले लगा रही थी, पर दोनों के चेहरे पर्दे से ढके हुए थे। दूसरी तस्वीर में एक अंधेरा कमरा था, जिसमें एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर एक झिलमिल रोशनी। तीसरी और सबसे बड़ी तस्वीर में एक न्यायालय की कुर्सी थी और उसके नीचे गिरा हुआ एक हार, नीले मोतियों से बना हुआ। हर पेंटिंग एक गुनगुनाती सी कहानी थी, जो आंखों से समझी जा सकती थी, लेकिन ज़बान से नहीं बोली जा सकती थी। विमला ने अपने हाथ से एक छोटी सी नोटबुक मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखी थी, जिसमें लिखा था, यह पर्वती की आवाज है, जो सुन नहीं सकती लेकिन दुनिया को सुना रही है। धीरे धीरे लोग मंदिर में आने लगे। कहीं से एक लोकल पत्रकार आई थी, कहीं से एक एनजीओ की लड़की। सब लोग चुप थे। सब कुछ इतना गहरा था कि कोई भी शब्द उस तस्वीरों के सामने बेकार लगता था। तभी राहुल, जो धर्मवीर के नए कार्यालय के उद्घाटन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर गया था, वहां से सीधा निकालकर मंदिर की तरफ आया। उसके हाथ में लिफाफा था, वही रुमाल जो पर्वती ने उससे दिया था। जैसे ही उसने आंगन में पहली तस्वीर देखी, उसके पैर थिर हो गए। जब उसने न्यायालय वाली पेंटिंग देखी, उसने तुरंत आंखें झुका ली। हर कैनवस उसके पिता के गुनाहों का दर्पण था। हर रंग उसके मुंह से बनाए हुए सच को धुंध रही थी। मंदिर के चबूतरे पर पर्वती खड़ी थी, पहली बार सबके सामने। उसके हाथ में एक स्लेटी थी और उस पर लिखा था, आप सबका धन्यवाद। आज मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूं कि कभी कभी दाढ़ भी काला बन सकता है। उसके बगल में मीना खड़ी थी, जिसके चेहरे पर शांति थी, पहली बार एक सच्चा गर्व। विमला ने पेटी उठाई जो मीना ने दिया था और सबके सामने रखी। यह उन पत्रों का संग्रह है जो कभी एक औरत ने लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं।
आज वो भी बोलेंगे। सब लोग चौंक गए। राहुल ने धीरे से वो पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। मैं जानती हूं मैंने सुनीता के साथ अन्याय होने दिया। मैं उसकी मां थी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। हर शब्द राहुल के दिल में जिसे तोड़ रहा था। उसके सामने उसके पिता धर्मवीर भी मंदिर में आ चुके थे। उसका चेहरा पहला बार थोड़ा पीला पड़ा था। उसने राहुल से आंखें मिलाई, लेकिन राहुल ने सिर्फ परवाती की तरफ देखा, उसकी आंखों में। तब परवाती ने एक और स्लेट उठाई। उस पे लिखा था, मैं सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं हूं, मैं एक कहानी हूं, और आज मैं उसका अंतिम अध्याय लिखने जा रही हूं। उसने एक पेंटिंग उठाई जिस पर एक बैंड कमरा था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और एक छोटी लड़की निकलती दिखाई गई थी, हाथ में रुमाल लिए। उस रुमाल पर नाम लिखा था, सुनीता। उस मोमेंट में सब कुछ रुक गया। धर्मवीर झुक गया। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे और मीना ने परवाती का हाथ पकड़कर बोला, पहली बार जबान से, बेटा। परवाती की आंखों से आंसुओं का झरना बह चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक जीत थी। एक जीत जो किसी ने उसके लिए नहीं, उसने खुद के लिए जीती थी। उस रात परवाती ने डायरी में लिखा, मैं कैद नहीं हूं, मैं कैनवस हूं, और जब तक एक औरत किसी दीवार पे अपना रंग छोड़ेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगी। मंदिर के आंगन में वो शाम एक इतिहास बन चुकी थी। रंगों के माध्यम से बोली गई कहानी अब लोगों के होंठों पर थी। पत्रकार, एनजीओ कर्म और आसपास के लोग सब वहां से जा चुके थे, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ लोग अब भी बैठकर कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जिसे शब्द में बयान करना मुश्किल था। उस दिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, कुछ बहुत जरूरी बाकी था। सच बोलने का समय आया था, इस बार न कैनवस के माध्यम से, न संकेतों में, बल्कि सबके सामने, उन आंखों में झांक कर जो कभी सिर्फ न्याय सुनते थे, कभी नफरत बोलते थे। मंदिर के अंदर सबसे आगे बैठी थी मीना, उसके बगल में परवाती, उसके हाथ में उसकी डायरी थी। लेकिन इस बार परवाती अकेली नहीं बोल रही थी। उसके साथ थी एक यंग वॉलंटियर, शिखा, जो एक एनजीओ में काम करती थी और साइन लैंग्वेज ट्रांसलेट करती थी। परवाती ने डायरी का एक पन्ना खोला और शिखा ने उसके संकेत पढ़े। फिर उसने आवाज दी सबके लिए। परवाती कहना चाहती है कि वो किसी से नफरत नहीं करती, ना उसे जिसने उसे जन्म दिया, ना उसे जिसने उसे बैंड कमरे में रखा, ना ही उसे जिसने उसकी मां को न्याय से वंचित किया। मंदिर में सन्नाटा था। धर्मवीर, जो पीछे की पंक्ति में खामोश बैठा था, पहली बार झुक कर बैठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में कोई तीखी चमक नहीं थी, सिर्फ एक थाका हुआ, बोझ से दाबा हुआ मनुष्य। परवाती ने एक और पन्ना पलटा। शिखा ने पढ़कर बोला, मैं सिर्फ एक गलती नहीं हूं, मैं उस औरत की बेटी हूं जिसे अपमान दिया गया, लेकिन जिसने मुझे प्यार से जन्म दिया। और आज मैं उनके लिए बोल रही हूं जिनके लिए कभी कोई नहीं बोला। तभी मीना ने अपने पास रखी हुई वो छोटी सी पेटी उठाई, जिसमें पुराने पत्र थे, उन सब चिट्ठियों का संग्रह जो उसने कभी सुनीता के लिए लिखी था, लेकिन भेज नहीं पाए। उसने पेटी को सबके सामने रखा और कहा, ये सब मैंने लिखा था जब मेरे अंदर हिम्मत थी, लेकिन समय मुझे रोक रहा था। आज वो समय खत्म हो गया है। उसने एक पत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसका गला भरा हुआ था, लेकिन हर शब्द में एक न्याय छुपा था। सुनीता, उस दिन तुम रो रही थी और मैं देख रही थी। मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल नहीं पाए। मुझे डर था कि मेरे घर, मेरे पति, मेरे बेटा, सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन आज जब मैं परवाती को देखती हूं, तो समझती हूं कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी बेटी को इंसान बना दिया। और मैं सब कुछ बचा कर भी एक पत्थर बन गई थी। राहुल मंदिर के कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू छलक चुके थे। उसने पहली बार अपनी मां को सच बोलते देखा, बिना किसी डरी के। उसने पहली बार परवती को देखा, न सिर्फ एक प्यार या दर्द के रूप में, बल्कि एक सच्चाई के रूप में। उसने आगे बढ़कर पेटी से एक और चिट्ठी उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से पढ़ा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सिर्फ एक गलती समझते हो, लेकिन मैं इंसान हूं, और इंसान को इंसानियत छुपा कर नहीं, सामने लाकर जीना चाहिए। सभी लोग उस मोमेंट में खड़े हो गए। न तालियां थी, न नारे, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जो कभी कभी न्याय से भी ज्यादा जोरदार होता है।
उस सन्नाटे में पार्वती ने आखिरी बार सलातें उठाई। उस पर लिखा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दृष्टि जिसमें मुझे अपमान नहीं, अस्तित्व मिले। उस मोमेंट में धर्मवीर खड़ा हुआ, धीरे से पार्वती के सामने आया। उसने आंखों में आंखों डाली। उसकी ज़बान जैसे सूख गई थी, लेकिन उसने अपनी जेब से एक पुराना छोटा सा फोटो निकाला, सुनीता का। उसने फोटो पार्वती के हाथ में दिया और बोला, वो तुम्हारी माँ थी और मैं यूं कभी समझ नहीं पाया। इतना कहकर वो मंदिर से चला गया। सर झुकाकर राहुल ने पार्वती की तरफ देखा। उसके हाथ में सुनीता का फोटो था, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक नई रोशनी। मीना ने पार्वती के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब यह तुम्हारा घर है। पार्वती ने डायरी का एक और पन्ना खोला और लिखा, मैं वापस नहीं गई, मैं यहीं रही। क्योंकि सच कभी दूर नहीं जाता, वो छुप जाता है लेकिन पलट कर आता है। जयपुर के पुराने चंदपुल इलाके में घर नंबर 7 अब वैसा नहीं था जैसा कुछ महीने पहले था। अब उसके दीवारों से सिर्फ खामोशी नहीं, कहानियां भी निकलती थीं। पहले जहां एक एक कदम संभाल कर रखा जाता था, अब वहां से घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती थी, खिड़कियों से रोशनी आती थी, और सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले कमरे की खिड़की हमेशा के लिए खुली रहती थी। उस कमरे में पार्वती रहती थी, लेकिन अब वो कोई बंदी नहीं थी। अब उसके पास अपना एक छोटा सा कैनवस था, एक सिलाई मशीन थी और एक डायरी जिसमें नए पन्ने जुड़ रहे थे। मीना अब उसकी माँ बन चुकी थी, सिर्फ नाम से नहीं, हर दिन की हर छोटी छोटी बात में। सुबह दोनों मिलकर चाय बनाती, शाम में तुलसी को पानी देती और रात को एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढ लेती। एक दिन पार्वती ने अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखा तो एक छोटा लड़का मिट्टी में खेल रहा था। उसकी माँ उसे बार बार अंदर बुला रही थी, लेकिन वो हर बार कह रहा था, बस थोड़ा और माँ। पार्वती ने डायरी में लिखा, पहले मैं उस आवाज से घबराती थी, अब मैं उस आवाज में जीती हूं। उसने खिड़की के पास एक छोटा पॉट लगाया जिसमें वो रोज पानी देती थी, जैसे हर रोशनी में एक नई कहानी उगती हो। राहुल अब उस घर में नहीं रहता था। मीना ने उसे समझा दिया था कि कुछ रास्ते अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं। राहुल ने कभी कुछ नहीं कहा। एक शांत विदाई थी जिसमें सिर्फ एक भरी आंखों वाली हाँ थी। लेकिन कुछ महीने बाद एक दिन पार्वती के जन्मदिन पर एक लिफाफा आया। उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी चाबी। पार्वती ने उस चाबी को पहचान लिया। वो वही चाबी थी जो उस कमरे का ताला खोलती थी जिसमें यूज कभी बंद किया गया था। उसने उस चाबी को हाथों में लेकर देखा, लेकिन इस बार उस चाबी में भय नहीं था, एक विश्राम था। उसने डायरी में लिखा, जिसने कभी मुझे बंद किया उसने आखिर में मुझे मुक्त किया। शायद प्यार का यही रूप सबसे ज्यादा असंभावित होता है। मीना ने पार्वती के हाथों से चाबी ली और कहा, इससे अब संभल कर रखना, तुम्हारी यादों का हिस्सा है, लेकिन अब तुम्हें इसे कभी किसी दरवाजे में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मुस्कुराई, पहली बार बिना आंसुओं के, सिर्फ एक शांत आन के साथ। विमला अब रोज चाय के लिए घर आती थी। वो कहती थी, ये कहानी तो पूरी हो गई है, लेकिन लगता है जैसे हर दिन इसका एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पार्वती उसकी बात पर सिर्फ इतना कहती, कुछ कहानियां बैंड करके नहीं, खिड़कियां खोल कर लिखी जाती हैं। और वो फिर से अपने कैनवस पर ब्रश चलाने लगती। उस दिन पार्वती ने एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार कोई अंधेरा कमरा नहीं था। कैनवस पर एक खिड़की थी जिसमें से एक लड़की बाहर देख रही थी। हाथों में एक रुमाल था जिसमें एक नाम सिला था, सुनीता। बैकग्राउंड में एक औरत उस लड़की के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, बिना चेहरे के, लेकिन पूरे शरीर से ममता के रंग निकालते हुए। उस पेंटिंग के नीचे पार्वती ने एक लाइन लिखी अपने हैंडराइटिंग में, आज जब मैं बोलती हूं तो मेरी माँ भी मेरे साथ बोलती है, जब मैं देखती हूं तो उनकी आंखें भी देखती हैं। हम दोनों एक दूसरे की खिड़कियों से दुनिया देखते हैं और अब वो हमेशा के लिए खुली रहेंगी। उस रात मीना ने दिया बुझाते वक्त पार्वती से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है? पार्वती ने डायरी में लिखा, वो हर उस पल में होती है जब मैं बोलती हूँ और मुझे कोई समझता है। पहले मुझे लगा था मैं अकेली हूँ, अब मुझे लगता है मैं उन सब की आवाज हूँ जिनके लिए
कभी कोई नहीं बोला। और उसी रात घर नंबर 7 के ऊपर वाले कमरे की खिड़की से एक पंखा हिलता रहा। रात की हवा उसमें से गुजारती गई, लेकिन अब कोई संकेत छुपा नहीं था। अब कोई पौत्र गिरता नहीं था। अब सिर्फ एक नई रोशनी अंदर आती थी, बिना छुपाए, बिना रुकावट के। उस कहानी का ताला तो कब का खुल चुका था। अब तो सिर्फ एक खुली खिड़की थी, और उस खिड़की के उस पार एक लड़की थी जो लिख रही थी।